वेलकम टू इंटेलेक्ट आईएएस। और एनसीईआरटी की क्लास में आज मेरी चर्चा आगे बढ़ते हुए गवर्नमेंट एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन नामक जो आपकी एनसीईआरटी है उसके अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तो यह होगी चर्चा। और इस टॉपिक में दरअसल विधायिका की सामान्य प्रोफाइल की चर्चा करने चल रहे हैं, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में की गई है। अब एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि एनसीईआरटी का जो कुछ भी डिस्कशन है वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारी तैयारी के लिए। और हम जानते हैं कि ज्यादातर प्रश्न वहीं से पूछ भी लिए जाते हैं। ये अक्सर मैंने आपसे कहा भी है। तो ध्यान रखेंगे, जो चर्चा हम लोग करने चल रहे हैं इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोग विधायिका और जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है लेजिस्लेचर की बात करने चल रहे हैं, जनरल प्रोफाइल की। जनरल प्रोफाइल ये है हमारा टॉपिक। अब देखें कि जैसे ही विधायिका की चर्चा आपके इस एनसीईआरटी के टेक्स्ट में बुक में होती है तो सबसे पहले यह बताते ही है किताब कि विधायिका के नाम में एक रूपता नहीं पाई जाती। कहीं भी विधायिका के नाम में एक रूपता नहीं पाई जाती है। जैसा कि आप जानते भी हैं, कुछ देशों में इसे संसद कहा गया तो कुछ देशों में इसे ड्यूमा कहा जाता है। कुछ देश में संसद का, कुछ देशों में संसद तो किसी देश में ड्यूमा तो किसी देश में कांग्रेस। तो नाम इसके अलग अलग पाए जाते हैं। तो जनरल प्रोफाइल में पहली बात बताते हुए आपकी एनसीईआरटी कहती है कि विधायिका के नाम में एक रूपता नहीं पाई जाती। एक रूपता नहीं पाई जाती। लेकिन यदि कहीं एक सदनीय व्यवस्था होती है, एक सदनीय व्यवस्था होती है तो एक सदनीय व्यवस्था में क्या हो जाता है, इसका प्रायः नाम जो है असेंबली रखा जाता है। ठीक, असेंबली इसका सामान्यतः नाम रखा जाता है। कब? जब जो है एकल सदनात्मक या एक सदनीय व्यवस्था हो। कहने का मतलब केवल और केवल निचला सदन होता है जिसमें जनता सीधे चुन करके अपने प्रतिनिधियों को भेजती है, और एक ही अगर सदन होता है तो वहां पर क्या होता है, असेंबली की बात, उस असेंबली का नाम रखा जाता है। अब आगे की बात यह है कि इसके कार्य क्या होते हैं, विधायिका के कार्य क्या होते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी बताती है कि विधायिका के कार्य जो है उसकी संरचना किन सिद्धांतों पर होती है इस पर निर्धारित होता है या इसके आधार पर निश्चित होता है। तो अगली बात हम लोग जो करने चल रहे हैं कि इसका कार्य क्या है। एनसीईआरटी बताती है कि अगर हम कार्यों की बात करते हैं तो विधायिका के कार्य जो है उन सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं जिन पर इसका सृजन किया जाता है। और इस प्रकार आगे बताता है आपका एनसीईआरटी की ऐसे तीन प्रकार के या तीन प्रमुख सिद्धांत हैं, या इस संबंध में तीन प्रमुख सिद्धांत हैं जिनके आधार पर विधायिकाओं का सृजन किया जाता है। ठीक, तो
क्या हो गया, कार्य किस पर निर्भर करते हैं, तो कार्य उन सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं जिनके आधार पर इनका गठन होता है या सृजन होता है, ठीक। और विधायिकाओं के सृजन के संबंध में तीन सिद्धांत प्रचलित हैं। तीन सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला सिद्धांत, यानी कि अब क्या हो गया कि ये जो सिद्धांत हैं, अब इन सिद्धांतों से सिस्टम्स बन जाते हैं। तो आगे लिखेंगे कि सिद्धांतों द्वारा या सिद्धांतों के आधार पर, आगे लिखेंगे सिद्धांतों के आधार पर तीन प्रकार की व्यवस्थाएं बनती हैं या संभव हैं। तो पहली व्यवस्था हो गई निरंकुश, ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट समझते हैं, निरंकुश, या फिर मोनार्क, राजशाही, या नौकरशाही कृत राज व्यवस्था। अब देखिए, इनमें ना बहुत ज्यादा अंतर्निहित बातें हैं। अब देखिए, इसको समझने की बात है। पहला पॉइंट ये है कि यदि निरंकुश व्यवस्था है, यानी कि शासन निरंकुश है, तो निरंकुश सत्ता आप समझ सकते हैं, हिटलर की बात करते हैं हम लोग। निरंकुश सत्ता में अक्सर एडॉल्फ हिटलर की, फिर उसके बाद हम लोग मोनार्क की बात करते हैं तो ब्रिटेन का एग्जाम्पल देते हैं या इंग्लैंड का एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटी है, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक राज्य व्यवस्था है, यह जो है ना सामान्यतः नहीं मिलती। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जब नौकरशाही, और यहां नौकरशाही में सब आता है, केवल सिविल सेवा के लोग नहीं, आर्मी भी आती है, पुलिस फोर्स भी आती है, सब आते हैं, और सिविल वाले भी आते हैं। तो जब नौकरशाही का दबदबा कहां हो जाए, राज्य व्यवस्था में, तो वह जो है नौकरशाही कृत राज्य व्यवस्था कहलाती है। जो निरंकुश रहेगा तो निरंकुश राज्य व्यवस्था है, राजशाही है तो राजशाही। लेकिन नौकरशाही कृत राज्य व्यवस्था अगर हो जाती है तो इन तीन जो है, तीनों को एक साथ रखा जाता है, क्योंकि इनके अंतर्गत, इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत विधायिका के कार्य क्या होंगे, ये समझिए। तो विधायिका के कार्य मित्रों बहुत ही सीमित होते हैं। वास्तव में ऐसी व्यवस्थाओं में विधायिका को केवल और केवल एक परामर्शी निकाय के रूप में ट्रीट किया जाता है, या रखा जाता है, या बनाया जाता है। क्लियर है? जैसे पहले आप देखें तो इतिहास हमें आपको मिलता है कि राजा के मंत्री हुआ करते थे, लेकिन क्या मंत्री राजा के निर्णयों में बदलाव करने की अधिकारिता रखते थे? तो नहीं, सब उसके अधीन रहते थे। यानी कि जो विधायिका है, मतलब एग्जीक्यूटिव भी, मंत्री की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि एग्जीक्यूटिव भी अगर है, कार्यपालक भी हैं, तो भी उसके अधीन। और विधायिका जो मंत्रणा जहां से होती थी, केवल मंत्रणा के उद्देश्य से। तो इन व्यवस्थाओं में या ऐसी व्यवस्थाओं में ये लोग क्या कर सकते हैं, विधायिका को केवल मंत्रणा 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 के उद्देश्य से बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में,
विधायिका का कार्य केवल और केवल सलाह देना रह जाता है। और ऐसी स्थिति में विधायिका, ये सब अंतर्निहित बातें बता रहा हूं, ऐसी स्थिति में विधायिका जो राज व्यवस्था में बैठा हुआ है, निरंकुश शासक या राजा या फिर नौकरशाही, उसके अधीन रहती है। एक, यानी कि ऐसी व्यवस्थाओं में, ध्यान से समझना, ऐसी व्यवस्थाओं में कार्यपालिका के अधीनस्थ हो जाती है विधायिका। तो ये लोग तो कार्यपालक है ना, चाहे निरंकुश शासक हो, चाहे राजा हो, चाहे नौकरशाही, जब सत्ता पे कब्जा कर लेती है। नौकरशाही सत्ता पे कब्जा कर लेती है, इसके उदाहरण आपको पाकिस्तान में अक्सर मिलते रहे हैं। जब वहां में आर्मी का जो हेड है वो क्या कर लेता है, आर्मी का हेड वहां का प्रेसिडेंट बन जाता है। जैसे मुशर्रफ बन गए थे, उसके पहले जनरल अयूब, जनरल याहिया खान। तो ये क्या हुआ, ये है एग्जाम्पल किस बात का, नौकरशाहीकृत राज व्यवस्था का। और जब नौकरशाहीकृत राज व्यवस्था होती है मित्रों, तो क्या हुआ, आप समझ गए कि क्या होता है। तो यही होता है कि वहां पर कार्यपालिका के अधीनस्थ हो जाती है विधायिका। क्लियर, ये बात याद रखेंगे। उसके बाद अब इसके एग्जाम्पल आप समझ ही गए हैं। अगर आप निरंकुश सत्ता की बात करते हैं तो आप ब्रिटिश कॉलोनियल रूल भारत में जो था, औपनिवेशिक सत्ता, उसे भी मान सकते हैं। वो भारत की जनता के लिए तो नहीं था, वो तो अपने साम्राज्य के हितों के पोषक थे सारे के सारे लोग। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा आता है, जैसे ही इसका राजशाही का धीरे धीरे अगर हम देखें कि विश्व में जब राजशाही का जो है खत्म, राजशाही से आगे बढ़ने शुरू किए, तो किस तरफ आए, तो आए लोकतंत्र की तरफ। तो दूसरा जो है, या जो दूसरी व्यवस्था है, वह कैसी है, तो वो है लोकतांत्रिक। यानी कि जो लोकतंत्र के सिद्धांत पर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बनेगी, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर अब व्यवस्था कैसे बनने जा रही है, ये देखिए। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर संसदीय शासन प्रणाली की सरकार। अगर लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली की सरकार बनती है, तो यहां क्या हो जाता है, यहां कार्यपालिका, ये तो बड़ा सरल है, आपको पता है। संसद क्या हो जाती है, संसद सर्वोच्च हो जाती है। यहां संसद की सर्वोच्चता यानी विधायिका की सर्वोच्चता होती है। और जब विधायिका की सर्वोच्चता होगी मित्रों, तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, तो इसका तात्पर्य हुआ कि कार्यपालिका विधायिका के अधीनस्थ हो जाती है। समझे, कार्यपालिका क्या हो जाती है, विधायिका के अधीनस्थ। लिख लेंगे आप, कार्यपालिका विधायिका के अधीनस्थ होती है। ये व्यवस्था हो गई। इसके बाद जो है एक तीसरी बात आती है, जिसे कहा जाता है शक्ति संतुलन पर आधारित व्यवस्था या राज्य व्यवस्था, बैलेंसिंग ऑफ अथॉरिटी। वो भी लोकतांत्रिक सिद्धांत है, ठीक है, लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित। लेकिन लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित दूसरी प्रकार की जो व्यवस्था है, उसमें आता है तीसरा, जिसे कहा जाता है प्राधिकार के संतुलन पर आधारित राज्य व्यवस्था। प्राधिकार के संतुलन पर, बैलेंसिंग ऑफ अथॉरिटी
या सत्ता के संतुलन, बैलेंसिंग ऑफ अथॉरिटी, इसे आप सत्ता संतुलन पर आधारित व्यवस्था भी कह सकते हैं। और इसका उदाहरण हम लोग देते हैं अमेरिका का। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो राज्य व्यवस्था है उसे हम लोग कहते हैं कि बैलेंसिंग अथॉरिटी है। ठीक है, क्यों पता है? इसका कारण ये है कि हम यह मानते भी हैं और जानते भी हैं कि वहां जो विधायिका है उसका नाम क्या है? तो विधायिका का नाम कांग्रेस है। और पीछे क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कांग्रेस और कार्यपालिका दोनों में सामान्यतः क्या है? कांग्रेस एवं कार्यपालिका में पृथक्करण रहता है। कांग्रेस और कार्यपालिका के बीच सेपरेशन रहता है, यह हम जानते हैं। इसका मतलब हुआ कि प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली, सीधे प्रत्यक्ष रूप से ना तो कांग्रेस कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है और ना ही सीधे सीधे अकेले स्वयं की शक्ति के आधार पर संविधान का संशोधन कर सकती है। यहां भी अंतर्निहित बात है, समझ लीजिए। अब देखिए कि कांग्रेस जो है कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखती। ओके, डज नॉट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली। दूसरी बात क्या हम कह रहे हैं और आपकी एनसीईआरटी कह रही है? ना ही संविधान में कोई संशोधन सीधे या प्रत्यक्ष रूप से कर सकती है, ना ही संविधान संशोधन। और अब यहां पर बात क्या है अंतर्निहित? तो इसकी तुलना कर दें। जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें हमने क्या कहा? उसमें हमने कहा कि संसद सर्वोच्च हो जाती, कार्यपालिका उसके अधीन आती है, और ये सब स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट आप देख भी चुके हैं। कार्यपालिका उसी के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति। यहां क्या है? यहां ऐसा है नहीं। और दूसरी बात, वहां चूंकि संसद सर्वोच्च है तो जो जैसा नियम कानून जो भी पारित करना चाहे कर सकती है और कर देती है। और फिर मित्रों, ऐसी स्थिति में कि उसके द्वारा जो भी नियम कानून जो भी पारित किया गया है वह सर्वोच्च मान लिया जाता है, अर्थात वह चाहे तो जब चाहे तो संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। लेकिन जहां शक्ति संतुलन पर आधारित राज्य व्यवस्था रहती है, जैसे कि अमेरिका में बनाई गई है, वहां कांग्रेस अकेले किसी संविधान को संविधान के किसी प्रावधान का संशोधन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तो इसका कारण है, कि वहां संविधान संशोधन करना बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, कठोर है संविधान वहां का। वहां राज्यों की ही अनुशंसा चाहिए होती है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारी बातें फिर कभी होगी अगर एनसीईआरटी में कहीं आएगा तो। चलिए, तो ये चीज है। तो इस तरह की 3 प्रकार की ये जो व्यवस्थाएं आपकी बनती हैं, अब इनमें क्या होता है? इनमें लेजिस्लेचर के कार्य इन्हीं व्यवस्थाओं के आधार पर निर्धारित होते हैं। अगर जो है शक्ति संतुलन के आधार पर शक्ति संतुलन के आधार पर विधायिका का गठन हुआ है, शक्ति संतुलन के सिद्धांत के आधार पर राज्य व्यवस्था है और उसकी विधायिका है, तो उसमें कुछ सीमित शक्तियां होंगी। लेकिन अगर संसदीय शासन प्रणाली की सरकार वाली राज्य व्यवस्था है तो वहां उसकी शक्तियां ज्यादा व्यापक होंगी, यूं कहें कि अत्यंत व्यापक होंगी। लेकिन अब जो है, ध्यान दें, पहली व्यवस्था को छोड़ करके, जो पहली हम लोगों ने बात की है निरंकुश अथवा
राजशाही अथवा नौकरशाहीकृत, उसको अगर छोड़ दें और उस कंडीशन में छोड़ें, ध्यान से समझिएगा, उस दशा में छोड़ा जाए जब वह केवल मंत्रणा के लिए बनाई गई है, निरंकुश शासक द्वारा या किसी उसके द्वारा, राजशाही द्वारा या नौकरशाहीकृत व्यवस्था में, तो ऐसी स्थिति में वह कोई बहुत कार्य अच्छे से नहीं कर पाती है, यानी कि उसके पास कार्य का उत्तरदायित्व बहुत कम रहता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि उसको हटा दिया जाए, दोनों बाकी जो संसदीय है व्यवस्था या फिर ये वाली व्यवस्था है, अगर इनकी बात की जाए ना मित्रों, तो इसमें क्या होगा देखें जरा। तो अब हम लोग, जैसा कि एनसीईआरटी आगे बढ़ते हुए कहती है कि विधायिका के प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं, हम लोग विधायिका के प्राथमिक कार्यों की चर्चा करने चल रहे हैं। विधायिका के प्राइमरी फंक्शंस, विधायिका के प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन, ठीक। अब प्राइमरी फंक्शंस के बारे में कहा जाता है कि विधायिका का जो प्राथमिक कार्य है वह है विधि निर्माण करना, ठीक। विधायिका का प्राथमिक कार्य है विधि निर्माण, ओके। वास्तव में यही कहा ही जाता है कि कानून बनाने का काम विधायिका का है। अब कानून बनाने के साथ साथ वह कानूनों को, जो पहले कानून बने हुए हैं, उनको निरस्त भी कर सकती है। तो विधियों विधि को निरस्त करना। अब निरस्त क्यों करना पड़ता है, तो अभी आप देखें कि भारत सरकार ने पिछले कई वर्षों से लगातार अनेक अप्रासंगिक और अनावश्यक हो चुकी क्या कहते हैं विधियों को क्या किया है, हटाया है, निरस्त किया है, रिपील किया है। और जो है ऐसा क्यों किया जाता है निरस्तीकरण, तो आपकी एनसीईआरटी कहती है जिससे कि विधियां वर्तमान समय के संगत हो जाएं, अर्थात वर्तमान आवश्यकताओं में सुटेबल हो सके, उपयुक्त बन सके, उपयुक्त हो सके, और समय की जरूरत के हिसाब से उनमें जो आवश्यक बदलाव है वह किया जा सके। तो यह भी क्या करती है, विधायिका का प्राथमिक काम है। लेकिन विधायिका के इस प्राथमिक कार्य के अतिरिक्त विधायिका के पास अन्य अनेक प्रकार की शक्तियां होती हैं, जिनके आधार पर विधायिका अनेक कार्य भी करती है, ठीक है। तो प्राथमिक कार्य के पश्चात जो दूसरा कार्य हम लोग बात करेंगे वह होगा टैक्सेटिव, कर अथवा करों से संबंधित, कर संबंधी कार्य, कर संबंधी कार्य, टैक्सेटिव फंक्शंस, टैक्सेटिव फंक्शंस। और आप जानते भी होंगे, आप में से बहुत से लोग, और जो नए छात्र हैं बिल्कुल नहीं जानते, उन्हीं के लिए एनसीईआरटी की क्लास होती है, इसलिए यहां सब कुछ बताया जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें। तो टैक्सेटिव कार्य का मतलब हुआ कि भारत सरकार जो टैक्स वगैरह लगाती है ना, पैसा पाने अर्जित करने के लिए, करा कराधान जो होता है, जो कर आरोपित किया जाता है, जो जनता से टैक्स लिया जाता है या विभिन्न मदों के द्वारा जो टैक्स लिया जाता है, तमाम तरह के टैक्स है। सड़क का टैक्स है, तो प्रॉपर्टी टैक्स है, बहुत सारे तरह के टैक्स हैं। तो ये जितने भी कर हैं
उनके संबंध में भी विधायिका के पास शक्तियां हैं और इसलिए विधायिका वो कार्य करती है। तो कर संबंधी कार्यों में आता है पहला कि कर प्राप्ति के तरीकों या प्रविधियों कह सकते हैं, मेथड्स, प्रविधियों का निर्धारण, कौन सी प्रविधियां अपनाई जाएंगी, कौन से मेथड से कोई टैक्स लिया जाएगा, इसका निर्धारण किया जाता है। फिर उसके पश्चात कितना कर लगाया जाए, ठीक है। तो दूसरी बात, कर की सीमा का निर्धारण, ठीक, कि कितना, 10%, 15%, 20%, 30%, कितना, ठीक। फिर जो राजस्व प्राप्त होता है उस राजस्व को या राजस्व के व्यय करने संबंधी तरीकों का निर्धारण करना, ठीक है। तो ये जो है सीधे सीधे आप जानते हैं कहाँ ये सब किया जाता है। तो शायद आप जानते हैं कि जब बजट लेकर के आती है सरकार और तब विधायिका में ये सारा काम किया जाता है। और आप जब पढ़ेंगे पॉलिटी का डिटेल क्लास तो वहां मैं आपको बताऊंगा संसद की अनुमति के बगैर ना तो कोई धन उगाहा जा सकता है और ना ही व्यय किया जा सकता। जनता का पैसा है भाई, तो जनता के प्रतिनिधियों की अनुमति चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए कर संबंधी कार्य विधायिका के। अब विधायिका कुछ नियंत्रण कर संबंधी कार्य भी करती है, ठीक। अगला तीसरा कार्य क्या है, विधायिका द्वारा किए जाने वाले नियंत्रण, ठीक है। कुछ मामलों में ये कंट्रोल भी करता है, ठीक। किसको, सरकार के, सरकार की विदेश नीति संबंधी निर्णयों पर भी नियंत्रण रखता है। ये महत्वपूर्ण है कि फॉरेन पॉलिसी के मामलों पर, विदेश नीति के मामलों पर यह किस प्रकार नियंत्रण रखेगा, यहां अंतर्निहित बात है। तो आप जाने और जानते भी हों शायद कि संसद जो है भारत की अगर देखें, और फिर हमने कांग्रेस की बात की थी कि वह क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों को बिना सीनेट के अनुमोदन के लागू नहीं हो सकता है। वैसे ही विभिन्न देशों में जहां संसदीय शासन प्रणाली है वहां भी संसद द्वारा अनुमोदन चाहिए ही होता है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि अगर अनुमोदन नहीं हुआ तो पारित नहीं होगा, अप्रूव नहीं होगा तो फिर वो लागू नहीं हो सकेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वित्त पर नियंत्रण होने के कारण फाइनेंस पर, बजट पारित होगा, जो अभी बात किए थे हम लोग टैक्सेटिव नीति के तरफ, टैक्सेटिव संबंधी कार्यों की तरफ। तो उसका मतलब ये है कि अब यहाँ जो है, यह भी है कि वित्त पर भी नियंत्रण के द्वारा विदेश नीति पर क्या होता है नियंत्रण, वित्त पर नियंत्रण के माध्यम से भी, वित्त पर नियंत्रण के माध्यम से भी विदेश नीति पर प्रभाव डालती है अथवा नियंत्रित करती है। मान लीजिए सरकार यानी कि कार्यपालिका
किसी ऐसी संधि अथवा समझौते को कंक्लूड करती है जिसमें पैसे की आवश्यकता होगी, धन चाहिए, और फिर उस धन को अवमुक्त ना करे, यानी कि संसद जो है उससे संबंधित फाइनेंस की उपलब्धता को मना कर दे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक। फिर उसके बाद विधायिका का और किस प्रकार का नियंत्रण है, तो विधायिका जो है इसके अलावा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, और ये वाला नियंत्रण आप लोग जानते हैं, संसद में या विधायिका में, संसद ना कह करके मैं विधायिका ही बोलूं क्योंकि व्यवस्था चाहे जैसी हो ये कार्य होते ही होते हैं। तो विधायिका में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों, प्रस्तावों, संकल्पों आदि के माध्यम से क्या होता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। यहां तक कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए संसदीय समितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है। इसके बाद अगला जो इसका कार्य है वह है कुछ मामलों में न्यायिक कार्य भी विधायिका द्वारा किया जाता है। कुछ विशेष मामलों में विधायिका द्वारा न्यायिक कार्य भी किया जाता है। न्यायिक कार्य, और आप शायद जानते हो कि जब, ये मैं अंतर्निहित बात है जो आपको बता रहा हूं कैसे न्यायिक कार्य होता है, तो जब भारत के या किसी भी देश में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाएगा तो एक सदन से अगर वह पारित भी हो गया तो दूसरा सदन उसकी जांच पड़ताल करता है और फिर निर्णय देता है कि क्या इस पर आगे बढ़ा जाए अथवा इसे ड्रॉप किया। अब विधायिका जो है ऐसे मामले में राष्ट्रपति जो है को हटाया जाए अथवा ना जाए डिसीजन ले रही है, निर्णय दे रही है, और उस संबंध में किसी अन्य न्यायिक जो है क्या कहते हैं कार्यालय को शक्ति ही नहीं है। ना तो उच्चतम न्यायालय को है, ना ही उच्च न्यायालयों को है, किसी भी न्यायालय को राष्ट्रपति को हटाए जाने के संबंध में कोई शक्ति। तो क्या हो गया, न्यायिक कार्य हो। इसी तरह से जब न्यायाधीशों को विधायिका द्वारा हटाया जाता है तो वहां भी जांच पड़ताल होती है। तो न्यायिक, और फिर उसके पश्चात जो है क्या होता है, उसके पश्चात निर्णय देती है विधायिका, हटाया जाए अथवा नहीं हटाया जाए। नहीं हटाया जाने का बात करता है तो भी निर्णय है, और हटाने की अनुशंसा करता है तो भी निर्णय है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विधायिका जो है वह न्यायिक कार्य करती है। एक, अब विधायिका के उपर्युक्त कार्यों के आधार पर संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विधायिका निम्नलिखित कार्य करती है, या ऐसे कहें कि विधायिका के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। विधायिका, आप ये मत समझना कि मैं कुछ रिपीट कर रहा हूं मित्रों, आपकी एनसीईआरटी ऐसे ही लिखी गई है, इसलिए ऐसे ही पढ़ना है। और मैंने पहले ही क्लास में, यहाँ तक कि जब ओरिएंटेशन क्लास मैंने ली थी एकदम शुरू वाली, तो उसमें भी मैंने कह दिया था कि हमारा जो
स्टडी होगा वह बिल्कुल एनसीईआरटी केंद्रित होगा, लाइन बाय लाइन होगा। हम भटकेंगे नहीं और ना ही आपको भटकाएंगे। तो इसलिए अब जो है आपकी एनसीईआरटी विधायिका के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में लिखती है। तो विधायिका के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। तो पहला कार्य है विधायी, लेजिस्लेटिव, विधायी मतलब विधायी जब बोलते हैं आप तो इसका मतलब होता है विधियों से संबंधित, रिलेटेड टू दी लॉज, विधि निर्माण से संबंधित। ठीक है, तो विधायी जो है विधियों से संबंधित। अब विधायी विधियों से संबंधित में पहली बात क्या होगी साहब, तो आप जानते हैं विधि निर्माण। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले ही ये बात हुई है। विधि निर्माण के बाद क्या है आप जानते हैं, संशोधन करने की शक्ति पर भी बात हुई है। संशोधन, विधि निर्माण करना, दूसरी बात संशोधन करना, तीसरी बात जब अध्यादेश पारित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा या कार्यपालक द्वारा कहीं भी, तो एक प्रावधान उसमें हमेशा जुड़ा रहता है कि अध्यादेश का अनुमोदन जो है वह जब भी संसद अथवा जो है विधायिका सत्र में आएगी, सेशन में आएगी, तो उसके द्वारा कराया जाना जरूरी होगा। तो इसलिए विधायी कार्य में तीसरा कार्य होता है अध्यादेशों का अनुमोदन। और ये सब ना आपके प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी बहुत ही सॉलिड फैक्ट हैं, टेंशन ही नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत सॉलिड फैक्ट हैं। फिर उसके बाद कुछ मिश्रित कार्य होते हैं, मिसलेनियस, मिश्रित कार्य। ठीक है, तो ये जो है विधायी हो गए। इसके बाद दूसरा है विधायी के पश्चात हम लोग एनसीईआरटी बात करती है वित्तीय की, वित्तीय कार्य, वित्तीय कार्य। अब इसको वित्तीय कार्य भी कहो, वित्तीय शक्तियां भी हो, दोनों चीजें एक ही जैसी होती। तो वित्तीय कार्यों के संदर्भ में कहा जाता है कि यह पब्लिक पर्स का कस्टोडियन होती है। ठीक है, इसके संदर्भ में कहा जाता है कि विधायिका जनता के धन, या इसे ही कहा जाता है राजकोष। ठीक है, राजकोष की कस्टोडियन होती है, मतलब राजकोष उसी के कस्टडी में रहता है। ठीक है, राजकोष का की कस्टडी किसके पास, तो राजकोष की कस्टडी जो है अभिरक्षक कहते हैं इसे, अभिरक्षा, राजकोष की अभिरक्षक होती है, आप कह सकते हैं अभिरक्षक, कस्टडी की हिंदी होती है अभिरक्षा। ठीक, तो कस्टोडियन है यानी कि अभिरक्षक है किसकी, राजकोष की। इसका क्या मतलब होता है, तो मैंने आपको पहले ही बोला है, पीछे थोड़ी ही देर पहले, कि ना तो कोई पैसा राजकोष में जमा किया जा सकता है, ना ही व्यय किया जा सकता है, जब तक कि उसकी अनुमति विधायिका द्वारा ना दी गई हो। तो यही इसका तात्पर्य होता है कि वह राजकोष या जनता के धन के रक्षक होती है। फिर उसके बाद है कि कभी कभी कार्यपालकों के, एग्जीक्यूटिव्स के, वित्तीय के बाद अगला है
अगला कार्य है इसका महत्वपूर्ण कि कार्यपालकों के निर्वाचन अथवा चयन में भागीदारी। कार्यपालकों के इलेक्शन यानी निर्वाचन अथवा सिलेक्शन चयन में भागीदारी। अब देखिए, जैसे आपको पता है भारत में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधायिका यानी कि दोनों सदनों का रोल होता है, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य का जो है वोट करते हैं, और राष्ट्रपति के भी निर्वाचन में क्या करती है विधायिका, पार्टिसिपेट करती है। तो भागीदारी इसकी होती है। और तो और कई बार न्यायिक सेवा के प्रमुख लोगों का जो है क्या होता है, नियुक्ति में भी यह पार्टिसिपेट करती है। अब इसका उदाहरण यूएस में मिलता है कि वहां जब फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है तो उसे सीनेट में बुला करके जो भी व्यक्ति को नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव वहां का राष्ट्रपति करता है तो उस व्यक्ति को सीनेट में यानी कि विधायिका में यानी कि कांग्रेस में जाकर के अपनी योग्यता को प्रमाणित करना पड़ता है। और इस तरह से वे लोग जब उसे अनुमोदित करते हैं तब जाकर के वह नियुक्त होता है। तो वहां भी भागीदारी न्यायिक प्रमुखों की नियुक्ति में भी कहीं कहीं इसकी भागीदारी होती है। ठीक, इसके बाद है कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण। ये हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण। लेकिन याद रखेंगे कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में उसकी कोई सीधी भागीदारी नहीं होती, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता, अप्रत्यक्ष रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला कार्य है जुडिशियल फंक्शंस, न्यायिक कार्य। इनके संदर्भ में थोड़ी देर पहले बात हम लोग कर ही चुके हैं कि जो इम्पीचमेंट वगैरह होता है वह न्यायिक कार्य होता है। फिर इसके बाद अगला इसका कार्य है प्रतिनिधिक कार्य, रिप्रेजेंटेटिव रोल। प्रतिनिधिक कार्य यानी कि यह कुछ मामलों में प्रतिनिधित्व भी प्रदान करती है, प्रतिनिधिक कार्य होता है, ठीक है। कैसे? तो कुछ मामलों में नहीं बल्कि मेनली यह प्रतिनिधित्व का भी कार्य करती है। कैसे? तो क्या होता है, विधायिका में हमारे आपके चुने गए प्रतिनिधि पहुंचते हैं। तो जो चुने गए प्रतिनिधि वहां जाते हैं या वहां पहुंचते हैं, वे चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं मित्रों? तो वे चुने गए प्रतिनिधि जो है क्या कहते हैं, चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं? तो चुने गए प्रतिनिधि अपनी भूमिका किस प्रकार वहां पर दिखाते हैं? तो वे सदन में प्रश्न पूछते हैं या फिर लोकल स्तर पर जो डिमांड होती है उसको लेके जाते हैं, उस मांग को रखते हैं। स्थानीय स्तर से, लोकल लेवल से मांग अथवा प्रश्न को पहुंचाते हैं और फिर उसके पश्चात क्या होता है, ऊपर से संसद के स्तर पर केंद्रीय सत्ता में बैठे हुए लोग, कार्यपालिका के लोग जब जवाब वगैरह देते हैं तो वहां से सूचनाएं सब जगह पहुंचती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, आपका प्रतिनिधित्व का कार्य करती है, जनता के प्रतिनिधित्व का कार्य करती है। इसके पश्चात जो है एक इसका कार्य और है, यह जो है प्रशासनिक निकायों को अपनी शक्ति क्या कर देती है, प्रत्यायोजित कर देती है। प्रशासनिक निकायों को शक्ति का प्रत्यायोजन कर देती है, ठीक। और ये आपको पता है
कि जो विधि निर्माण के संबंध में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि विधि निर्माण संबंधी शक्तियों का प्रत्यायोजन वह कार्यपालिका को कर देती है और उसमें तमाम सारे जो नियम वगैरह हैं वो सब कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं, डाले जाते हैं। ठीक है। इसके पश्चात कुछ विविध कार्य होते हैं, छोटे छोटे कार्य जिनको कि विधायिका के पास रखा जाता है। मिसलेनियस कार्य, विविध अथवा मिश्रित कार्य। ठीक है, विविध कार्य। तो इस तरह से ये आपकी एनसीईआरटी विधायिका के कार्यों को बताती है। अगली क्लास में हम एक बड़ा बेहतरीन मुद्दा लेकर के आ रहे हैं जिसे एनसीईआरटी ने लिखा भी है और जो आजकल वास्तव में चर्चा का विषय भी है, और वह टॉपिक है प्रत्यक्ष विधायन, डायरेक्ट लेजिस्लेशन। बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, और आप अभी बस इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में प्रत्यक्ष विधायन की बात होगी। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत से लोग तो उसको जानते भी नहीं कि इसका मतलब क्या होता है, तो इस पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर द डे।